जी मैम। ठीक। अच्छा जी, आज हम देखेंगे चैप्टर 4B। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4। इसमें जो है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये तो वही जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल से रिलेटेड वो नहीं देखी थी, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वेयर यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वेयर वी इज वर्किंग एज दिस एट इन्फिनिटी, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अलावा एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है। फिर ये पोटेंशियल जीरो है एट एनी अदर वैल्यू अदर देन इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से फिर ये दूसरा पोटेंशियल एट दिस करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो हर चीज़ को आपने मतलब उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे पीछे हमने डील किया है, उसी का अकॉर्डिंगली देखना है। हम लोगों ने इंडिविजुअल एक पॉइंट चार्ज या एक ही सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंगली एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके देखा है। अब हम ये करने जब जा रहे हैं कि आपके पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, उस पे बिहेवियर देखेंगे, कंबाइंड बिहेवियर ड्यू टू कंबाइंड बिहेवियर ऑफ अ नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस। ठीक है, मतलब जिसको आप कह रहे हो कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस जिसमें मिनिमम आपके पास मोर देन वन नंबर ऑफ चार्जेस, मिनिमम इट शुड कंटेन टू चार्जेस। ठीक है, और वैसे नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन डील विद द नंबर ऑफ चार्जेस ओवरऑल। ठीक है, सो जो n number of charges which you are working with, those will work as source charges one by one। ठीक है, यानी सुपरपोजिशन अप्रोच से आप वन ही सोर्स कंसिडर करोगे एट अ टाइम, और उस करस्पॉन्डिंग सोर्स के अकॉर्डिंगली आपको जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज बीइंग सेलेक्टेड और आइडेंटिफाइड रिप्रेजेंटेड एज पी, इसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट को आप उस करस्पॉन्डिंग सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंगली या एंटायर सिस्टम के अकॉर्डिंगली, बट कंसिडरिंग वन सोर्स एट अ टाइम, उस अप्रोच से आप इसको देखते जाओगे। ठीक है, तो ये आपको अकॉर्डिंगली कहा गया है, यू आर हैविंग दिस ओरिजिन, this is the source q and this is the point of observation p। ठीक है, तो with respect to the origin, the source charge, ठीक है, due to which the field effect has to be interpreted, वो भी आपने लोकेट किया हुआ है at a certain distance vector, जिसको आप स्पेसिफिकली अगर with respect to the origin है, so this is specifically known as position vector। So position vector of source charge is r1 and that of the point of observation is r। So the distance in between the source with respect to the point of observation with respect to this source q is r minus r1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास पीछे आपने पोटेंशियल जैसे हम लोगों ने देखा है, दैट वाज डिराइव्ड टू बी गिवन बाय q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब अगर इस r को इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस वैल्यू लिखते हैं, लेट्स सपोज दिस इज बीइंग असाइंड एज r is being assigned in terms of the modulus value of r minus r1 as equation 1, so substituting this equation 1 instead of this r value over here, so vp is derived to be q or 4 pi epsilon r minus r1। जैसे अभी मैंने बात की है, this is the case when you are dealing with only one source charge, but if you are going to deal with a number of source charges such that one of them is q, the other one is q1, q2 up to qn, ठीक है, such that their position vector with respect to origins are with respect to the origin are being assigned as r, ये तो खैर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है p। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ इन्होंने इसको डिस्टिंक्टली नहीं वो किया हुआ, या आर क्यू जो है इसको अलग से लोकेट करें, ये यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, डॉट इन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट बीइंग असाइंड, या ये उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कह रहे हैं कि पी पे इन्होंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, उस टेस्ट चार्ज पे अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल एग्जर्ट हो रही है ड्यू टू द इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ Q1, Q2, Q3 up to Qn individually, such that entire this system ranging from Q1 up to Qn, इस सारे सिस्टम को लमसम उसमें या ओवरऑल उसमें आप देखेंगे, नेट इफेक्ट इसका देखेंगे ऑन दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर अ टेस्ट चार्ज Q इज बीइंग प्लेस्ड। ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज की या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अकॉर्डिंगली इन्होंने आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसी तरह से Q1 को R1, Q2 को R2, सो ऑन अप टू Qn को Rn। तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आपके पास Q1, Q2, Q3 up to Qn सारे जो हैं, these are equated to be zero, because according to superposition theorem we consider that there is only one charge in the vicinity। there is only one charge in the vicinity means कि at a time अगर आप Q1 को ले रहे हो, Q to Q1, Q2 to Qn, those are being equated to zero। यानी considering another approach आप ये भी कह सकते हो
considering one source at a time, such that this point of observation where a test charge of q value is being placed, उसको अकॉर्डिंगली उस इंडिविजुअल सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंगली देख रहे हो। पहले सिर्फ इसके अकॉर्डिंगली देख रहे हो, इसके रिगार्डिंगली देख रहे हो, फिर सिर्फ इसके, फिर सो ऑन अप टू क्यू एन तक। तो ये एन नंबर ऑफ टाइम, जितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास होंगे, ये स्टेप आपका रिपीट होता जाएगा। सो V1 विच इज ड्यू टू द Q1, दैट विल बी Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R1। सिमिलरली जब Q2 को आप लोगे और Q1 और Q3 Q4 अप टू Q1 0 करोगे तो V2 आ जाएगा, दैट विल बी Q2। तो इसमें देखिए आपके पास न्यूमरेटर का जो Q है ये वेरी हो रहा है, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर 4 पाई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, ये सिमिलरली या जिसको कहते हैं कॉमन फैक्टर के तौर पे सब में एग्जिस्ट कर रहा है। आर भी कॉमन फैक्टर जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सोर्स चार्जेस हैं वो डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो अप टू क्यू वी एन तक आप जब जाते हो और सारों को लमसम ऐड करते हो तो यू आर हैविंग एन और लमसम इक्वेशन या नेट इक्वेशन ऑफ Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R1 प्लस Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R minus R2 up to plus up to Qn over 4 pi epsilon naught R minus Rn। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले सकते हो इन्होंने। अगर इसको इस कॉमन फैक्टर के तौर पे पहले भी लिख लो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे भी लिख लो तो ओवरऑल एज सच वेरिएशन जो इन्वॉल्व हो रही है दैट इज इन टर्म्स ऑफ m फ्रॉम 1 टू n फॉर Qm। Q में जो सबस्क्रिप्ट m है दिस इज बीइंग वेरिड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 1 अप टू द फाइनल वैल्यू जितने नंबर ऑफ चार्जेस का सिस्टम आपके पास कंटेन कर रहा है। इसी तरह से ये जो सबस्क्रिप्ट आपके पास R माइनस आर एम के तौर पे है ये वेरिएशन शो करेगा, बाकी चीज़ों की वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, so this corresponds to this equation corresponds to a sum total summation result varying for m varying from 1 to n for Qm over 4 pi epsilon naught R minus Rm। ठीक है, सो मॉडुलस वैल्यू डेफिनेटली आपको यही वो देती है कि कोई भी जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद अ डिस्टेंस वेक्टर, तो डिस्टेंस वेक्टर आपके पास नेगेटिव सेंस नहीं देते या नेगेटिव डिस्टेंसेस नहीं एग्जिस्ट करते। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेफिनेटली अगर आपके पास डायरेक्शन रिवर्सल आ जाता है तो आप फिर उसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को नेट डायरेक्शन के तौर पे, तो नेगेटिव का कोई सेंस आपके पास रहता नहीं है डिस्टेंस वेक्टर के सेंस में। ठीक है, Now we are switching towards ये हमारे पास पॉइंट चार्ज का केस है where point charge is containing n number of charges। अब आप मूव करते हो towards the next case that is about the line charge, then surface charge और then volume charge के towards हम switch करेंगे। So let's suppose you are having a line charge that is being extending from minus infinity to plus infinity, conventional approach along the z-axis। ठीक है, let also we have that line charge density is known and that is being known as that is being equal to जो आपके पास आती थी रो एल क्या होता था आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी है दैट वाज क्यू और एल। ठीक है, ये तो आपके पास इनिशियल उससे आपको नोन है ना। अब अगर इस चीज को आप देखते हो ये आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द जी एक्सिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी या एक्स वाई प्लेन टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी अलोंग दिस जी एक्सिस। ठीक है, over here this is working as a source charge, line charge is working as a source charge, its field effect has to be interpreted somewhere in the vicinity in its surrounding where we have selected a point of observation P such that this point of observation is assigned with a position vector of R with respect to this origin, and the source charge any differential patch that is being selected on the entire length of this line charge आपका डिफरेंशियल पैच ऑफ डिफरेंशियल लेंथ डीएल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं अलोंग द पॉजिटिव जी साइड पे। ठीक है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन उसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव जी साइड पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, केस टू केस आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आपके पास डिफरेंशियल पैच आप एंटायर उसमें से, क्योंकि जैसे मैंने पहले कई दफा जिक्र किया है ना कि आपके पास लाइन चार्ज जो है दैट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन and should be extended from minus infinity to plus infinity। The approach is for the sake of कि आप इसमें से कहीं पे भी डिफरेंशियल पैच उठा सको, आपके पास फ्री चॉइस हो कि आप किसी भी एक सेगमेंटल पोर्शन को इंटरप्रेट करो और फिर इंटायर लिमिट्स में उसको इंटीग्रेट आउट जब करोगे फॉर इंटायर जी एक्सिस तो अकॉर्डिंगली आपके पास सारी लेंथ के लिए या लाइन चार्ज के केस के लिए अकॉर्डिंगली कोई और सरफेस आप देख रहे हो, कोई और केस आप डील कर रहे हो, तो वहां पे आपके पास अकॉर्डिंगली आपके पास सोर्स चार्ज का इक्वल वो होना चाहिए, चांस होना चाहिए कहीं से सेलेक्ट करने के लिए। इसी तरह से आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी विद इन द फील्ड इफेक्ट, नॉट बियॉन्ड द फील्ड इफेक्ट। विद इन द फील्ड इफेक्ट कहीं पे भी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि
हमारे पास नॉर्मली यही होता है कि हर साइड भी आपके पास बिहेवियर सेम होता है। तो आप इंटायर विसिनिटी में से, इंटायर अवेलेबल स्पेस में से कोई भी पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उठा लेते हो, उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशियल पोर्शन देखते हो, तो अकॉर्डिंगली आपके पास मतलब जैसे इसको आप इसकी सिलेक्शन की डिफरेंशियल पोर्शन या सोर्स सेगमेंट की सिलेक्शन की फ्री चॉइस है, इसी तरह से आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की सिलेक्शन की भी फ्री चॉइस है। रैंडमली आर्बिट्ररली आप कहीं से भी इसको उठा सकते हो, ठीक है। So P be the field point or point of observation that is being situated away from the origin at its position vector, as is being explained. This is signed with the position vector of R. In order to calculate the absolute potential at the point due to the line charge, we consider a small segment that is differential length. Hence, the voltage will be a differential voltage and is being given by, जैसे मैंने पहले कह दिया है, rho L, which is the line charge density. Line charge density is charge per unit length. ठीक है, Q over L. And if you are dealing with the differential length, differential segment, so this will become dq by dl. ठीक है, so the differential portion, जाहिर बात है differential portion of differential length है, तो उस पर चार्ज accumulation भी differential है as dq, तो उसकी वजह से जो potential है वो भी आप differentially interpret करोगे. So the differential voltage at this point of observation, ठीक है, that is being given as dq or 4 pi epsilon naught r minus r1, ठीक है, in terms of its distance vector या with respect to the position vectors, difference of position vectors. So dq is the cross multiplication rho l की जो equation है dq by dl, this has to be considered for the cross multiplication. So you're going to have dq as rho l dl. So this is rho l dl over 4 pi epsilon naught r minus r1. In order to calculate the total potential, जैसे मैंने पहले बात कर दी है, पीछे भी हम बार बार ये चीज डील कर चुके हैं, तो अगर आपने डिफरेंशियल पैच के लिए एक इक्वेशन डिराइव कर ली है, अब आप जाहिर बात है इस डिफरेंशियल लेंथ को फॉर द एंटायर लिमिट इंटीग्रेट आउट कर लोगे, कंसिडर कर लोगे, तो आपके पास टोटल लेंथ के लिए फॉर द एंटायर लेंथ फॉर द एंटायर लाइन चार्ज डेंसिटी अलोंग एनी एक्सिस, विच इज पार्टिकुलरली कन्वेंशनल अप्रोच में आपके पास अलोंग द जी एक्सिस हम जा रहे हैं स्टार्ट से, तो वो आपके पास आ जाएगी. सो दिस इज डेफिनेटली, दिस लेंथ इज फॉर हाउ मच लिमिट्स, 0 to 4 है, 0 to 5 है, केस टू केस आप देखेंगे, कोई प्लस वैल्यू टू माइनस वैल्यू है, कोई माइनस वैल्यू टू प्लस वैल्यू है, तो वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन वैल्यू में लिमिट्स पुट अप करोगे. सो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ रो एल डी एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर वन. सो दिस इज द ओवरऑल यूनिट इक्वेशन फॉर द potential at point P, which is known to be point of observation. ठीक है, ड्यू टू द लाइन चार्ज डेंसिटी केस, रो एल जो आपको इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंगली अब अगर आप इंस्टेड ऑफ वन एक्सिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सिस विच इज फ्रॉम द स्टार्ट विच इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ सरफेस, ठीक है, that may be dlx, dly, dly, dlz, dlz, dlx, जैसे अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, या कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम डील करते हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू एक्सिस, एनी टू साइड्स, वो आपके पास अकॉर्डिंगली रो एस जो है या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है या सरफेस जो है वो रिजल्ट कर रहा है. सो यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है, वी हैव कंसिडर्ड अ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस, ठीक है, as is being interpreted as this. Definitely positive charge by convention are being distributed uniformly, ठीक है. Entire surface which is this larger one, within this larger one we have selected a differential portion, ठीक है, a differential segment of differential surface as ds. Definitely if entire charge accumulation is q, so on this differential surface ds it will be dq, ठीक है. फिर अगेन वही अप्रोच, विसिनिटी में कहीं पे भी आप एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उठा लेते हो, इस सोर्स चार्ज को या सोर्स सरफेस को भी आप विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पोजीशन वेक्टर असाइन करते हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को भी असाइन करते हो, और इन टर्म्स ऑफ दोज पोजीशन वेक्टर्स आप इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो डिफाइन कर लेते हो, ठीक है. सो we have selected a differential portion of differential charge, so that is dq rho s ds, because rho s is dq by ds. सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस, ये चार्ज पर यूनिट एरिया. इफ यू आर डीलिंग विद द डिफरेंशियल सरफेस, सो डेफिनेटली रो एस विल बी द सेम, चार्ज डेंसिटी आपके पास सेम रहेगी, चाहे आप उसको डिफरेंशियली इंटरप्रेट कर रहे हो या फॉर द एंटायर सरफेस कर रहे हो, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपके पास वो उसका बिहेवियर चाहिए आप कहीं से भी उसको मेजर अप करते हैं, आपके पास सेम रहती है. सो सरफेस चार्ज इज फॉर डी क्यू बाय एस इज द सेम एज डी क्यू बाय डी एस.
बिकॉज आप डिफरेंशियल सरफेस के लिए सरफेस उठा रहे हो ना, आप उसमें से एक सेगमेंट में से इंटरप्रिटेशन देते हो, उसके साथ सॉल्व करते हो, फिर इंटायर लिमिट्स में आगे जाके उसको इंटीग्रेट आउट करोगे तो आपके पास इंटायर सरफेस का बिहेवियर आ जाएगा, राइट? सो डी क्यू इज रो एस डी एस. So now a differential voltage at point of observation due to this differential surface is dVp, and that is dq or 4 pi epsilon naught r minus r1, right? So ये आपके पास डिफरेंशियल, अब अगर डिफरेंशियल है तो डी क्यू आपने रो एस टाइम डी एस की टर्म में लिख लिया है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही अप्रोच. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल वोल्टेज वी नीड टू इंटीग्रेट इट फॉर द सरफेस लिमिट्स. सरफेस लिमिट्स में आपके पास कोई भी दो एक्सिस की लिमिट्स इन्वॉल्व होंगी. यहाँ पे आपको पास सरफेस लिमिट्स के तौर पे यू कैन सी दैट आपके पास जो इंटीग्रेशन है इसकी बिल्कुल लोअर साइड पे आपको एस शो किया गया है. सो दिस इज फॉर surface, and surface definitely inform any two involves any two axes. So वो axis फिर आपके पास इन्वॉल्व होते हुए ये surface उसी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होती जाएगी, ठीक है. इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम आपके पास ऑल टुगेदर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थ्री एक्सेस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा. आपके पास ये टोटल वॉल्यूम है, इसमें कोई डिफरेंशियल वॉल्यूम उठा लेते हो, उसके अकॉर्डिंगली विसिनिटी में कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करते हो, उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को और इस सोर्स वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पोजीशन वेक्टर्स असाइन किए जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स आप इनके बीच का डिफरेंट डिस्टेंस वेक्टर जो है, डिस्टेंस वेक्टर जो है वो डिफाइन कर लेते हो, वो इंटरप्रेट करते हो. तो अब वही वाली बात के टोटल सरफेस में से, टोटल वॉल्यूम में से, सरफेस नहीं सॉरी वॉल्यूम में से आप डिफरेंशियल वॉल्यूम उठाते हो. अगेन वही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं से भी उठा सकते हो, इसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो. सो वी हैव इनिशियली डेल्ट विद रो वी और दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज क्यू और वी, ठीक है, मतलब आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. बट इफ यू आर डीलिंग विद द डिफरेंशियल सरफेस फॉर द डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल वॉल्यूम फॉर द डिफरेंशियल चार्ज, देन रो वी विल बी डी क्यू ओवर डी वी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास देगा डी क्यू इक्वेट्स टू रो वी डी वी. देन द डिफरेंशियल पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी, दैट विल बी डी क्यू और 4 पाई. ये तो आपके पास स्टार्ट से चला आ रहा है ना, जो हमने पिछली क्लास में डिटेल से डिराइव किया था. सो substituting this value of dq by this value of dq rho v dv, so वो आपके पास ये चीज आ जाती है. So if you are dealing with the volumes, you will involve the three integral sides, three time integrals, three axis integrals, so such that this case of rho v dv over 4 pi epsilon naught r minus r1, that will integrate out for the entire surface for for the entire volume of the given limits. ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? Anyone please? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. right. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब we have to derive Vp such that point of observation is 0 0 10 and जो source charge है initially you are working with a point charge and that is 20 nanocoulomb at the origin. जो placement है आपके पास first case में वो at the origin आपके पास source charge exist कर रहा है. Then second case है this is 10 nanocoulomb per meter. ये आपको इससे दिख रहा है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ का केस है along the line which is having x0, z0 and y from -1 to +1. अब आपके पास लाइन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस डेटा से, इस गिवन उससे आपको मिल रहा है इन्फो से कि आपके पास ये लाइन चार्ज का केस है where the line charge density is 10 nanocoulomb per meter along the line, जिसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, x is 0, z 0 and line charge distribution is extended from -1 to +1 along the y axis. Then third case आपके पास क्या है, the same line charge density of 10 nanocoulomb per meter along the line where its x is 0, y is 0 and now the line extension is line charge distribution is along the z axis from -1 to +1. क्लियर है ना? डाटा की मतलब डाटा का वो क्लियर है. डाटा को पहले समझना इसलिए जरूरी होता है बेटा कि उसी से आप चीज को स्केच करते हो और इसी से लेके फिर आपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है, या उसी की बेसिस पे आप सोल्यूशन मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हो. तो पहले डाटा को समझना या उस चीज को स्केच करने को प्रोडक्ट करना, विजुअलाइज करना जरूरी होता है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में जैसे आपको बताया गया है, यू आर हैविंग अ लाइन पॉइंट चार्ज ऑफ 20 नैनोकूलम एट द ओरिजिन. ठीक है, और जो आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज 0 0 10,
राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास अगर आपको दिख रहा है यू आर हैविंग, लेट सपोज आपके पास ये इन्होंने असल में आपको इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा होगा कि ये इन्होंने बी के लिए स्केच किया हुआ है, आप इसको अलग से स्केच कर सकते हो सच दैट कि आपके पास जो सोर्स चार्ज है वो एट द ओरिजिन ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो 0 है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली या इसका स्केच फिर मैं वो करके आपके पास आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में कि आपको ये क्लियर हो जाए, लेकिन एज सच यहाँ से भी जो समझा रही हूँ तो उसको भी समझने की कोशिश करें कि आपके पास ओरिजिन पे ही मतलब ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वाई एक्सिस को ना वो करें, विजुअलाइज करें। दिस इज फॉर पार्ट बी, वी आर डीलिंग विद पार्ट ए राइट नाउ। वी आर हैविंग अ सोर्स चार्ज ऑफ 20 nanocoulomb at the origin, because it means that position vector of the source charge is 0 with respect to the origin. Then you have to select a point of observation in the vicinity and has to be marked as point P, point of observation, with the coordinate value of 0 0 10, such that position vector of this has to be assigned 10 along z। सिंपली अगर इसको हम लिखते हैं ना एज सर्टन, जिसको जैसे मैंने बात की थी किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की एक पॉइंट डिस्क्रिप्शन होती है, एक उसकी इक्वेशन डिस्क्रिप्शन होती है। तो अगर इसको पॉइंट डिस्क्रिप्शन भी देते हैं तो 0 along x, 0 along y and 10 along z, उस सेंस में आप लिख सकते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दिस इज द ओनली डिस्टेंस हियर, द ओनली चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस एंड along the 10 यूनिट्स along the z एक्सिस। सो ये आपके पास वो बन जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपके पास अगर इसको आप सॉल्व करते हैं सो rp which is the only position vector and that has to be interpreted for the point of observation with the only coordinate value of z axis only, so that behaves to be rp equal to 10 meters। so basically जो हमारे पास generalized equation थी that was q or 4 pi epsilon, ठीक, epsilon naught r minus r1, no r1 over here because the source is exactly being placed at the origin, no distant coordinate values of or no position vector is having this point of observation, this source charge is having with respect to the origin। so we are being left with the only value of rp of 10 meters along the z axis for that of the point of observation। so substitute it over here। so particularly जो आपके पास value हो रही है that is 17.98 मीटर्स लिखा हुआ है, मीटर्स तो नहीं आ सकता। ठीक है, डेफिनेटली इट विल हैव अ सर्टेन वैल्यू, नहीं उसमें आपके पास वोल्ट्स की वैल्यू आएगी, मिली है मैम, ऊपर भी आरपी 10 मिली है। सॉरी, मिली ना हो कहीं पे, क्योंकि ऊपर भी 10 मिली है आरपी। हाँ हो सकता है, मेरी मिली का वो हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे कहाँ पे वो है, मास बोल रहे हैं आई थिंक। ऊपर मैम आरपी 10 मिली है, 10 नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, नीचे ये नहीं, ये मिली की बात नहीं हो रही, मास देखे ना यहाँ पे बेटा 0 0 10। ठीक है, तो 0 0 10, सो डेफिनेटली इट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मींस r minus r1 which is being modified as r only या r1 only। ठीक है, बिकॉज आपके पास सोर्स की कोई पोजीशन वेक्टर्स नहीं आ रहे, द ओनली डिस्टेंस वेक्टर इज बीइंग इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये वो मीटर के सेंस में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, मिली के सेंस में नहीं है। ठीक है, ये तो आपको देखे ना 4 pi नॉट विच इज 8.85 into 10 power minus 12, ठीक है, into 10। तो इसमें आपके पास देखें कोई मिली का साइन एज 10 power minus 3 आपको नहीं दिख रहा। सो कैंसलेशन आपके पास आ रहा है यहाँ पे। हाँ आपको मिली हो सकता है, नहीं लेकिन ये मिली नहीं हो सकता बिकॉज 10 power minus 9 और minus 12 में 3 का डिफरेंस है। लेकिन अगर इसको देखें, इन्होंने असल में इसको मिस्टेकनली मेरे ख्याल से मीटर के सेंस में वो किया, लेकिन वोल्टेजेस आर ऑलवेज बीइंग मेट फॉर वोल्ट्स। ठीक है, मतलब जो आपके पास क्या होते हैं कि चार्ज, यहाँ पे देखें चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन डिस्टेंस, जो जैसे आपको यहाँ से अगर दिख रहा है तो दिस इज कूलम्स डिवाइडेड बाय मीटर, उस सेंस में आपको दिखेगा, उस सेंस में आपको इसका यूनिट्स जो है वो अचीव होता है, डिराइव होता है। ठीक है, लेकिन मतलब वही वाली बात है ना, ह्यूमनली जो आपके पास वो है वो मिस्टेक्स तो कहीं से भी, क्योंकि सारे ह्यूमन हैं तो वो भी जो साथ हैं उन्होंने जो सॉल्व किया हुआ है उनसे भी वो हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट एम, दिस इज एक्चुअली आपके पास वही वोल्ट्स के सेंस में आपको वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप केस 2 को देखते हैं, ठीक है,
सो अब आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 अलोंग z। r1 को अगर आप देखते हैं दैट इज द वेरिएशन ऑफ -1 to +1 अलोंग y एक्सिस which is being generalized as y along y। any changes are with respect to y from -1 to +1 या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपको स्केच से दिख रहा है, +1 से -1 या -1 से +1 में आपको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉजिटिव चार्जेस। सो r minus r1 gets modified as 10 along z minus y along y। ठीक है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में अगर हम देखें तो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर फॉर द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन रहा है r, और r1 बन रहा है फॉर द सोर्स लाइन चार्ज। ठीक है, सो दोनों का अगर विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर देखते हैं तो फिर आपके पास r माइनस r1 के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बन जाती है। तो बाकी आपके पास जनरलाइज हम लोगों ने डील कर लिया था रो l dl over 4 pi epsilon naught r minus r1। now the dl is definitely the rho dl as is being shown by the arrow, this is in terms of dy or the variation of the charge line charge distribution r along the y axis। ऐसे ही है ना, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आपको दिख रहा है ना सिमेट्री से या ज्योमेट्री से। ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द वाई एक्सिस है, कन्वेंशनल में जैसे पार्ट 3 में भी आप देखोगे आपके पास यहीं पे आएगा अलोंग द जी एक्सिस दिख रहा है, लेकिन ये आपके पास कन्वेंशनल अप्रोच से थोड़ा हटके है अलोंग द वाई एक्सिस है। सो डेफिनेटली जो वेरिएशन है जो चेंजेस है वो इन टर्म्स ऑफ वाई होंगी विच इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज dl स्पेसिफिकली एज dy फॉर दिस केस। सो रो l ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट फैक्टर के तौर पे बाहर निकाल लोगे, जो उन्होंने सम अप सॉल्व करके ऐसे लिखा हुआ है dy ओवर y स्क्वायर प्लस 100। y स्क्वायर प्लस 100 आपके पास इस इक्वेशन से r माइनस r1 के मॉडुलस वैल्यू से आया है। ठीक है ना, जो डिस्टेंस वेक्टर को दे रहा है फॉर द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज, राइट। सो आपके पास इंटरप्रिटेशन में ये चीज रह जाती है, अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। सो डेफिनेटली वी विल follow the substitution technique, and substitution that is being used over here is y equal to 10 cotangent of theta, so that means dy is minus 10 cosecant square theta d theta। so now this has to be interpreted for the limits of -1 to +1। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन आप y इक्वल टू 10 कोटान थीटा को यूज करते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पास जब स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो वो 10 इंटू 10 या 10 कोटेंजेंट 100 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा मतलब वही टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो उसी चीज को इजीली आप इंटीग्रेट आउट कर सकते हो या वो इंटीग्रेबल फॉर्म में चला जाता है। सो अकॉर्डिंगली आपके पास ये चीज आ जाती है। जब आप लिमिट्स की बात करते हो कोटैन ऑफ थीटा इज y ओवर 10 10 cotangent of theta was y, so cotangent of theta will be 10 over y, that means 10 of theta will be 10 over y over 10 is cotan of theta, so 10 over y is 10 of theta, 1 over cotan is cotan, 1 over cotan is 10। ठीक है, या इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 10 is cotangent theta या cotangent का reciprocal tangent theta है, so theta will be 10 inverse of 10 over y। so for y minus 1 this equates to this value and y equal to plus 1 this equates to this value। so substituting these limits for from -1 to +1 और बाकी आपके पास वही substitution आ जाती है जिसमें dy आपके पास आ रहा है -10 cotangent of theta सॉरी cosecant square theta d theta और 1 plus cotangent square theta या जिसमें से आप 100 कॉमन ले लेते हो। ठीक है, सो सॉल्विंग इट अप यू आर गोइंग टू हैव 17.91 वोल्ट्स। ये देखें वहां पे आपके पास ये चीज जो है एज वोल्ट्स लिखनी जो चाहिए थी वो चीज उनसे मिस्टेकनली एम लिखा गया था। ठीक है, सो ये तो मतलब सारे आपने सॉल्व करनी है। डेफिनेटली अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है फंक्शन है और ऊपर आपके पास जो है उसका डेरिवेटिव है, सो वो आपके पास क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर है जो फंक्शन है वही चीज आती है ना, तो ये उसी तरह से आपके पास लिखा गया है। ठीक है, नहीं इन्होंने हाँ ठीक है राइट नहीं -10 cosecant square theta over 10 to 10 cancels with 10, one of the cosecant is being cancelled, you are having for these limits cosecant theta d theta। ठीक है, so cosecant theta d theta, so this equates to natural log of cosecant theta minus cotangent theta। ठीक है, ये आपके पास जो इंटीग्रल आ रहा है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट थीटा डी थीटा, दिस इक्वेट्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट थीटा
माइनस कोटेंजेंट थीटा। ये आपके पास है वही वाली फॉर्म ना, आपके पास कोसिकेंट थीटा अगर आप लिखते हो तो कोसिकेंट थीटा इज एक्चुअली दैट इज क्या है, कोसिकेंट थीटा आप किस तरह से लिख सकते हो, एनीवन प्लीज। 1/sin θ। 1/sin θ, ठीक है। सो 1/sin θ जब आप लिखते हो तो आपके पास फिर अकॉर्डिंगली वाई दिस इज बीइंग इक्वेटेड टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। किस अप्रोच की बेसिस पे ये इक्वेशन आपके पास आ रही है? इंटीग्रेशन का मैम, कोसिकेंट का, सॉरी, कोसिकेंट की इंटीग्रेशन है मैम। कोसिकेंट की इंटीग्रेशन है, लेकिन मतलब वो मुझे एक्सप्लिसिटली बताएंगे ना प्लीज कि किस तरह से? जी जी बोलें, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं प्लीज। डोंट नो मैम। कोई और, कोई भी बता दे। हाउ दिस इज बीइंग इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। लिमिट्स तो वही लिमिट्स है ना, वो जहरी बात है, फिर आपने एट द एंड इसको इन्हीं लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट आउट करना है। हाउ दिस इक्वेट्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। एफसी की चीज ही है ना, या नहीं कोई अलग चीज है? एनीवन प्लीज। अब मैं खुद पूछूं कि ये बंदा बताए? अब सारे आप लोग चुप हो गए हो। हमजा आप बताओ, हमजा अली कासमी। नहीं पता मैम। अच्छा, आतिफ, मोहम्मद आतिफ। जी मैम। हाउ दिस इक्वेट्स टू जो कोसिकेंट थीटा इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट थीटा डी थीटा, हाउ दिस इक्वेट्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। मैम अगर 1/sin को ले ले फिर उसका नेचुरल वो इंटीग्रेशन करे तो इंटीग्रेशन कैसे? तो इंटीग्रेशन मुझे बताएं ना जरा, एक्सप्लिसिटली मुझे वो करें। मैम अब तो भूल गए हैं, लेकिन वेरी किसी और गुड, एफएससी अभी अभी की है 1 साल पहले और भूल ही गया है। मैम मैम ये भूल जाते कैलकुलस का। हाँ पता नहीं हमें क्यों नहीं भूलता। माज आप बताओ बेटा, माज ताहिर। माज यस मैम। जी आप बताएं। मैम मैम वो मैं क्वेश्चन नहीं सुन सका, बीच में चाचू की कॉल आ गई थी। मैं कह रही हूँ कि कोसिकेंट थीटा इंटीग्रल ऑफ, ये देखें ना, ये जो बात हो रही है इंटीग्रल ऑफ ये सारा, तो मतलब आपके पास कांस्टेंट के तौर पर इंटीग्रेशन लिमिट्स ऑफ दिस कोसिकेंट थीटा डी थीटा इक्वेट्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। यस हाउ दिस इज बीइंग अचीव्ड, ये मैं पूछ रही हूँ किस बेसिस पे ये है। 1/sin तो आप कोसिकेंट को ले लेते हो ना, ठीक मैम, है, ये इसकी इंटीग्रेशन है ना मैम, ये तो हमारे पास डायरेक्ट ही चीज आती है। लेकिन कुछ तो वो बताएंगे ना कि इस बेसिस पे आ रहा है। मैं बताऊं? अगर मुझसे आप पूछे कि साइन की इंटीग्रेशन मतलब हाँ साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस क्यों है, तो मैं तो आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा ना कि कॉस या माइनस कॉस है, ये तो पूरी डिराइवेशन हुई होगी इसके पीछे। इसी तरह मैम कोसेकेंट की इंटीग्रेशन यही चीज है। अच्छा आप बता दो नुमान। ये तो खैर डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें असल ये करते ना कि हम इसको मल्टीप्लाई करते कोसिकेंट थीटा के साथ प्लस कोटेंजेंट थीटा, इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना इस इक्वेशन को। फिर इसमें एक मिनट, हाँ आप ठीक जा रहे हो, लेकिन क्या कोसिकेंट को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं?
कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। फिर इसमें से जो है ना हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और इनका फिर डेरिवेटिव लेके तो ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं। उसी तरीके अच्छा, से ये फाइनल उसमें आपके पास, लेकिन वही वाली बात है ना कि बीच में आपके पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वही स्टेप्स मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट इससे आप ये नहीं कह सकते। नमाज देखें वहां पे तो सिंपली एक ही चीज है, एक ही चीज तो आप कह सकते हो कि इस चीज का आपके पास माइनस या प्लस ये वो आ रहा है, लेकिन अगर समेशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू वैल्यूज हैं तो मींस उसमें इंटरमीडिएट स्टेप आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये वही इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं कि जो आपके पास एज ए समेशन ऑफ टू वैल्यूज या एज ए डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज रिजल्टेंट दे रहा है। ठीक है, एक सिंपल तो आपके पास जिसको हम कहते हैं ना tan का इनवर्स कोटैन है, ये कोटैन का इनवर्स tan है, वो तो सिंपल सी चीज है, वो तो वही वाली बात है कि डायरेक्ट आप उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप समेशन और डिफरेंस की बात करते हो तो फिर आपके पास उसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वही इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली इसका रिजल्ट ये आ रहा है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बीच के स्टेप्स फॉलो करने के बाद, ठीक है, तो उस बेसिस पे आपके पास, या इसको आप जी 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 अब जिस तरह कोसिकेंट का ये है ना, तो कोसिकेंट में ये और इस तरह सीकेंट का फिर ये होगा ln सीकेंट माइनस टेंजेंट थीटा। तो मैम ये तो डायरेक्ट है ना, हम तो पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं। बेटा आप तो डायरेक्ट लिखोगे, जाहिर बात है, इसका आप डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ पे भी डायरेक्ट ही लिखा गया है, लेकिन ये देखें ना डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन जहरी बात है एफएससी के लेवल पे तो हम इन चीजों के साथ जिस तरह नुमान बता रहे हैं इस तरह डील करके सॉल्व किया हुआ है ना। डायरेक्ट तो एक ही स्टेप में आपके पास ये चीज डेरिवेशन नहीं आई ना, बीच में से इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस करने के बाद एट द एंड आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है, जो आप यहाँ पे भी लिखोगे, आगे भी अगर कोई और फॉर्म है उसके लिए भी डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन डेफिनेटली एफएससी लेवल पे तो आपने इन चीजों को डिटेल से डिराइव करके इंटरमीडिएट स्टेप को सॉल्व करके इस चीज को डिराइव किया हुआ है ना। ठीक है, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर कोसिकेंट की बात करते हैं तो वो आपके पास, अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूले को भी आप वो इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं तो आपके पास ये है कि आपके पास अगर इस तरह की कोसिकेंट या सीकेंट की फॉर्म है जो आपके पास 1/sin या 1/cos का वो आ रहा है, फॉर्म आ रही है, तो वो आपको देगा वही करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास थीटा है या जो भी जिसको आप कह रहे हो कि आपके पास जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, वंस आपके पास वही चीज आ जाती है। और नेक्स्ट टाइम आपके पास इसका क्या आ जाता है कि जैसे आप बता रहे हो कि अगर आपके पास कुछ सीकेंट है तो माइनस टाइम कोटेंजेंट आएगा, और अगर सीकेंट है तो माइनस टाइम टेंजेंट आएगा। ठीक है, तो उस फॉर्म के साथ माइनस कोटेंजेंट या माइनस कोसिकेंट जिसको आप कह सकते हो कि नीचे आपके पास डेरिवेटिव है और ऊपर आप इसके पास इसको कह सकते हो कि आपके पास इसका क्या कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपके पास ये दूसरा फंक्शन जो है, जो दूसरी फॉर्म है वो उस टाइप से अचीव होती है, यानी कोसिकेंट इज 1/sin। तो अगर 1/sin को हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1/sin को वंस आप उसी कोसिकेंट की टर्म में 1/sin की टर्म में लिखते हो, और नेक्स्ट टाइम साइन, और आपके पास न्यूमरेटर में द क्या कहते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन विच इज माइनस कॉस, वो आ जाता है। तो ये माइनस कॉस और साइन मिलकर क्या फॉर्म दे रहे हैं, माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा, वो फॉर्म आपके पास आ जाती है। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में साइन कॉमन ले लेते हो, सो न्यूमरेटर में आपके पास 1 - cos की फॉर्म ले जाती है। अब जारी बात है अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करके आपके पास ओवरऑल वैल्यू जो है दैट इक्वेट्स टू 17.91 वोल्ट्स। इसी तरह से जो आपके पास केस 3 है, पार्ट सी है, वो आपके पास अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन +1 to -1 अलॉन्ग द z एक्सिस आपको दिख रही है। ठीक है, उसी में से प्लस जी, अब जारी बात है अब आपके पास वेरिएशन इज ओनली इंटायरली फॉर द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वेल एज फॉर द सोर्स चार्ज लाइन चार्ज, वो बोथ ऑफ द वैल्यूज अलोंग द जी एक्सिस है। तो आपके पास आपको दिख रही है r-r1 की टर्म में 10 - z ओवरऑल, ये आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो है वो कैंसिल हो जाता है। अगेन आप यहाँ पे आप क्या करते हो 10 - z और ऊपर में आपके पास dz आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म है कि नीचे आपके पास फंक्शन है, उस ऊपर आपके पास उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो ये डेफिनेटली आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का फॉर्म रह जाता है। सो नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास अब 1 -1 और +1 1 आप -1 ले लेते हो, सो 10 - 1 दिस इक्वल्स टू 11, और +1 के साथ आपके पास 10 + 1 जो इस -10 - z की बात हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, सो नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 11, सो अगेन दिस इक्वल्स टू 17.95 volts. ठीक है, so this corresponds to the case C, which is for line charge distribution of
+1 to -1 along the z axis, right? ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Acha, then we moving on to the next topic, that is about a potential gradient. This is being mathematically defined as जो del of, जिसको हम कहते हैं divergence of potential is equates to electric field intensity. ठीक है, now you have to consider a point charge of magnitude q. point charge है, ठीक है, source charge जो है वो point charge है. Let p be the point of observation as is being selected as this one. This is located far away from the point of point charge r, ठीक है. So point charge, let r be the distance in between, यानी दोनों जिस distance से separated है वो r distance है. As we know that intensity due to q at point p, जैसे हम लोगों ने start में intensity की उसमें देखा था, that was q over 4 pi epsilon naught r square along ar, ठीक है. अगर सिर्फ आप मॉडुलस की वैल्यू करते हैं तो q over 4 pi epsilon naught r square, और अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, so this has to be assigned along the radial vector of ar. Now absolute potential at the point of observation, जैसे आज हमने देखा है, पिछली क्लास में देखा है, that is q over 4 pi epsilon naught r. Now अगर हम इसी चीज का डाइवर्जेंस लेते हैं, डेल डॉट लेते हैं, डेल डॉट पीछे आप लोगों ने देखा हुआ है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में along the different values, as we are dealing with r, so definitely this is spherical coordinate system where the three axis coordinates will be a r, a phi, a theta, ठीक है. So a r, a theta, a phi, sorry गलत बोल गई, a r, a theta, a phi. So accordingly this partial of v with respect to r has to be considered, partial with respect to theta, and then partial with respect to phi, ठीक है. So accordingly this is the only change is with respect to r, the variation or the involvement or variability is along ar, ठीक है. जैसे आपको इंटेंसिटी में भी दिख रहा है, डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल में भी दिखेगा. सो आपके पास जो ओनली चेंज है दैट हैज टू बी फॉर डेल divergence of v के सेंस में, that will be the change partial of v with respect to r for this entire value as is being provided by q over 4 pi epsilon naught r. जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या चीज, मतलब है क्या? जी जी बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैम मैथमेटिकली तो समझ जाएगा, लेकिन इस तरह वो समझाए ना मैम. नहीं, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आई, किस तरह समझाऊं? मैम ये मैथमेटिकली तो समझ आएगा ना, लेकिन वो समझाए मैम पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रैक्टिकली क्या होता है, मतलब इधर जो आपने थ्योरी लिखी है उसको समझाए. कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं मैम. अच्छा, कंसेप्चुअल या उसके सेंस में बात कर रहा है. देखिए इंटेंसिटी आपको क्लियर वो है ना, इंटेंसिटी आपको क्या इनसाइट देती है कि इंटेंसिटी क्या होती है, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था. इंटेंसिटी क्या वो दे रही थी, डेफिनेशन दे रही थी, दैट वाज उसी से रिलेट हो रहा है ना. देखें ना, डेरिवेशन आपके पास इसी की टर्म है, तो इसी के अकॉर्डिंगली फिर प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली मैं आपको वो दे रही हूँ ना, ठीक है. तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, that was defined to be, आतिफ बोले ना बच्चे, आतिफ. जी मैम. हाँ, तो पोटेंशियल को समझने के लिए पहले आपको इंटेंसिटी का वो होना चाहिए ना, क्योंकि बाय डेरिवेशन आपको दिख रहा है ना, that this equates to that this del of v which is being known as potential gradient, ठीक है. जो del of v है ना, del of v divergence of v जिसको मैं कह रही हूँ del dot v, that equates to intensity. What the definition of intensity was, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था, वो क्या था? चार्ज पर यूनिट है. क्या ये कौन बोला है? चार्ज पर यूनिट क्या? आते खुद बोलो, छोड़ो ये जो भी बोला है गलत. मुझे इंटेंसिटी डिफाइन करके दें प्लीज, फॉर गॉड सेक. मैम वो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पर फोर्स लगाते हैं मैम, तो उसको फोर्स पर यूनिट चार्ज होते हैं. फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड स्पेसिफिकली दैट वाज नोन टू बी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वो पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या था,
टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आप कैंसलेशन जो कर रहे थे ना एफ ओवर क्यू की, जिसमें से Yes, ma'am. इनिशियली आपके पास एफ में था Q1 Q2 या Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो Q कैंसलेशन आया था दैट वाज फॉर द इफेक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। और अगर हमने उसको फर्दर, मैंने कहा था बाद ऑथर इसको आर्बिट्ररीली ले लेते हैं या न्यूट्रल ले लेते हैं, लेकिन ये दिस इज एक्चुअली फॉर पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। दिस मे बी नेगेटिव, लेकिन स्पेसिफिकली बाय डेफिनेशन दिस शुड बी फॉर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो उसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी हम ये कह रहे थे, इन अदर वर्ड्स जब कैंसलेशन ऑफ ये क्यू आपके पास आ गया था, हम कह रहे थे कि वो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ या वो करस्पॉन्डिंग फोर्स कि जिसको हम कह रहे थे कि एक पार्टिकुलर सोर्स की वजह से एक स्पेसिफिक इस यूनिट वेक्टर की बेसिस पे, जो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर अलोंग दिस यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो किस एक्सर्शन की या किस स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंगली, फिर इसी इंटेंसिटी को आगे जाके हमने कहा था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई इज डी, जिसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, जो मीडियम टाइम्स आपके पास इंटेंसिटी है दैट रिजल्ट्स इनटू डेंसिटी। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेंथ क्या है और एंटायर विसिनिटी में स्ट्रेंथ क्या है, वो दोनों आपके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ जो थी वो आपके पास इंटेंसिटी को इक्वेट कर रही थी। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डेल ऑफ वी से आपको दिख रहा है, दिस इज आल्सो गिविंग यू अ स्पेसिफिक इनसाइट। क्योंकि देखें, जैसे हम लोगों ने ऊपर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, आपके पास अगर वेरिएशन आप देख रहे हो, अगर आपके पास सोर्स का बिहेवियर डिफर कर रहा है और सोर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर इधर देखें आपके पास 17.95 आ रहा है, इधर 17.91, ऊपर वाले में कुछ और, तो अगर आपके पास सोर्स का यानी जिसकी वजह से आप करस्पॉन्डिंग फील्ड जनरेट कर रहे हो, उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उस फील्ड का जो बिहेवियर है, उस फील्ड का जो फोर्स इफेक्ट है, वो डिफरेंटली डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वेरी कर रहा है, नॉट ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बट ड्यू टू द वेरिएशन इन चेंज इन नेचर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उसकी वजह से आपके पास डिफरेंट बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल भी आ रहे हैं। क्योंकि पोटेंशियल आपके पास क्या वो दे रहा होता है, अगर हमने डेफिनेशन की पोटेंशियल को देखा तो एक पॉइंट पे जब आप अकॉर्डिंगली किसी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ का चार्ज प्लेस करते हो, किसी करस्पॉन्डिंग कूलम का चार्ज प्लेस करते हो और वो अकॉर्डिंगली किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को उस करस्पॉन्डिंग सोर्स के अकॉर्डिंगली देखते हो, तो वो जिस स्ट्रेंथ के साथ जिस करस्पॉन्डिंग उसके साथ उस पर एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है और इस एनर्जी के अंडर उस चीज को टुवर्ड्स या अवे मूव करा रहा है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली हम देख रहे थे कि दैट वाज डिफाइंड टू बी कि उनके दरमियान वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से था ना हम लोगों ने जब डेफिनेशन वो देखी थी। तो अब अगर हम उसी चीज को उसी जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है, उसको अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस हम लोगों ने अलोंग द ए आर की डायरेक्शन देखी थी, क्योंकि आपके पास पेरिफेरी साइड या अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ थीटा या इन टर्म्स ऑफ फाई कोई वेरिएशंस आपको नहीं दिख रही, एक ही पार्टिकुलराइज्ड डायरेक्शन है जो कि अकॉर्ड द रेडियल डायरेक्शन एज ए आर आपको दिख रही है, यानी जो सरकमफेरेंस है जिसका आप कह रहे हो। जी जी मुझे नहीं समझ आई, कोई कुछ बोला है? मैम वो यूनिट के बारे में पूछ रहा था। यूनिट किस चीज की यूनिट? किस चीज की यूनिट बेटा? हेलो मैम बात पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखें, जो यूनिट आपके पास ई होगा वही आपके पास करस्पॉन्डिंग इसका यूनिट आ रहा होगा ना, विच वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट वाज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, या अगर इस न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ कूलम्स आप देखते हैं तो आपके पास कूलम पर उसके आगे जो पीछे जो आता जा रहा था, जिसको हम क्या कह रहे थे इंटेंसिटी की टर्म में, दैट वाज कूलम पर मीटर ना, कूलम पर मीटर आपके पास आ रहा था। ये देखें ना, इधर से भी सिंपली आप देख सकते हैं Q इज इन टर्म्स ऑफ कूलम्स, है ना, नैनो कूलम, पिको कूलम जो भी है, ठीक है, मिली कूलम्स, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की आपके पास क्या वैल्यू आती है, अगर हम यूनिट वाइज इसको देखते हैं 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे ही है ना या नहीं? आप लोग मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना। यस मैम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो अकॉर्डिंगली आपके पास अगर इसको देखते हैं तो
तो आपके पास अकॉर्डिंगली दिस r इज अगेन अ डिस्टेंस वेक्टर विच इज इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऊपर वाला आपके पास कूलम है तो आपके पास वन ऑफ द कूलम इज बीइंग कैंसल्ड, सो दिस इक्वेट्स टू, मतलब जनरलाइज तो आप इसको वोल्ट्स के टर्म में ही देखते हैं, लेकिन अगर इंटेंसिटी की उसमें डिफाइन करते हैं तो फिर आपके पास न्यूटन न्यूटन कह रही हूँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर की वो देगा यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी। तो ये अकॉर्डिंगली आतिफ आपके पास क्या हो जाता है कि आप जब आपके पास डेल है, यानी इसको देखें ना इसके पार्शियल इफेक्ट की टर्म में, जब पार्शियल वी का इफेक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन देखते हो, अलोंग दिस डायरेक्शन में देखते हो, प्लस अलोंग दिस डायरेक्शन, जो स्पेसिफिकली नेट रिजल्टेंट आपके पास ओनली द चेंज और वेरिएशन ऑन द नेट इफेक्ट इज बीइंग इंटरप्रेटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए आर। तो अगर इस डायरेक्शन में आप एक करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में ड्यू टू दिस स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज फॉर दिस पार्टिकुलर डिस्टेंस उसको वेरिएशन को कंसिडर करते हो, तो यू आर गोइंग टू अचीव अ फॉर्म ऑफ लाइक दिस वन विच इज द सेम एज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ई, ठीक है। ई भी आपके पास यही चीज इक्वेट कर रही थी ना। सो जो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ई है विच इज बीइंग नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, माइनस टाइम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो दिस इक्वेट्स टू a value of E as this one, लेकिन E के साथ आपके पास पॉजिटिव साइन है और इसके साथ नेगेटिव साइन, सो वो E नेगेटिव साइन जो है अपनी जगह पे परटेन कर रहा है, सो E इक्वेट्स टू माइनस डेल डॉट V, ठीक है। सो दिस डेल डॉट V, डेल V, दिस इज बीइंग नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। यस मैम। ये डाइपोल कर लें, है टाइम अभी क्या बस मैम आज काफी है ना। मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम वो ऊपर जरा जाएं थोड़ा सा। जी बेटा, कहाँ? मैम ये हमने फाई और थीटा क्यों जीरो किया, ये बताएं, समझ नहीं आई। देखें इधर से आप देखो, ये ई की इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ठीक है। या ई की इक्वेशन अगर आपको नहीं भी, मतलब ये तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखी थी ना, हमने इस तरह से इसको डिराइव किया था ना। इनिशियल आपके पास एफ था जिसमें हम कह रहे थे क्यू Q1, ठीक है, एफ जब कूलम्स लॉ जिस जहां से हमने स्टार्ट किया था, Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अलोंग AR, ठीक है। फिर F बाय Q, F बाय प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, या यूनिट टाइप पॉजिटिव चार्ज, उस डेफिनेशन की बेसिस पे हमने ऊपर और नीचे का एक Q कैंसिल कर दिया था, ठीक है। सो हम उससे आपके पास डेफिनेशन ऑफ E रह गया था, बाय डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ E रह गया था Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अलोंग AR। अब अगर पोटेंशियल आपके पास इक्वेशन है ये, तो इसमें देखें Q भी कांस्टेंट होगा वंस इट्स बीइंग गिवन, ठीक है। मतलब कोई स्ट्रेंथ ऊपर एग्जांपल्स में आप देख लो, आपके पास कोई भी जो सोर्स आप की वजह से फील्ड जनरेट कर रहे हो, इनिशियली वो आपको गिवन है, फिर वो थ्रू आउट फिक्स रह रहा है ना। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने कहा था कि किसी भी सरफेस के लिए, चाहे वो लाइन पॉइंट हो, लाइन हो, सरफेस हो, वॉल्यूम हो, हमारे पास सेम रहती है, सच दैट कि हम उसमें से इक्वल इंटरप्रिटेशन फॉर एनी साइड फॉर एनी सोर्स पैच रख सके, ऐसे ही है ना। सो Q आपके पास फिक्स्ड है, 4 over 4 pi epsilon naught आपके पास फिक्स्ड है। So the only variation is in terms of this distance vector, which is the distance vector value in terms of the position vectors for that of the source point या source charge as well as for the point of observation, ऐसे ही है ना। this denominator में जो R आपको दिख रहा है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब अगर आप डेल ऑफ V के साथ करते हो, तो पीछे हम लोगों ने मिड टर्म की मैंने मेरे ख्याल से एग्जाम उसमें भी इंक्लूड किया था इसको, मिड टर्म किसी हवाले किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी एस्पेक्ट से, कि डेल ऑफ V जब आप डाइवर्जेंस डेल डॉट V हो, E हो, जो भी कोई और वैल्यू हो, तो वो आपको दे रहा होता है कि जो भी उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी वेरिएशंस हैं। अब डेफिनेटली इफ द चेंज इज अलोंग द रेडियल वेक्टर AR, ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप डिस्क्रिप्टिवली देखते हो तो दैट बिलोंग्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास आता है r थीटा फाई, तो जनरलाइज्ड आप उसको डेल डॉट V में लिखोगे दैट पार्शियल ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू r अलोंग r, पार्शियल ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलोंग थीटा, एंड पार्शियल ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू फाई अलोंग फाई, but no changes as can be seen in this form of V equal to Q or 4 pi epsilon naught r. No changes in terms of theta and phi can be seen,
ठीक है. So this means that no changes along this theta, no changes along phi. The only changes are in terms of r along AR. ठीक है. तो वो r along, अब ये पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ v क्या है, v की q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू, तो ये आप लिखोगे along AR. दैट्स वाई आपके पास सिर्फ उसकी वैल्यू आ जाती है. द ओनली चेंजेस या रेडियल एक्सिस चेंजेस आपके पास जो है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इक्वेट्स टू divergence of v and that is being known as potential gradient. ठीक है. ओके मैम, डेल थैंक ऑपरेटर यू. देखे ना, डेल ऑपरेटर अगर आप अभी तो हमने खास सिर्फ डाइवर्जेंस में देखे हैं, आगे जाके हम कर्ल में भी देखेंगे, बाकी उसमें भी कुछ दो तीन थ्योरम्स हैं उनमें डील करेंगे. वहां से आप देखोगे कि यही जो डाइवर्जेंस है ना, ये डेल डॉट के साथ अलग पिक्चर देता है, डेल क्रॉस के साथ अलग देता है, डेल डॉट डेल डबल डाइवर्जेंस आपके पास अलग वो देता है, डबल कर्ल आपको डबल सेंस और सेंस देता है. तो यही एक डेल ऑपरेटर है, यही डेल ऑपरेटर की डिफरेंट सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी फंक्शन को किसी भी गिवन फॉर्म को जो है वो डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई किया जाता है. ठीक है. तो ये डेल ऑपरेटर जो है, तो डेल ऑपरेटर की जो ये फॉर्म है विद नेगेटिव साइन ऑफ डेल ऑफ वी, दिस इक्वेट्स टू ई, और ये आपके पास जो है ये वो कर रहा है कि आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इक्वेट कर रहा है नेगेटिव सेंस ऑफ, मतलब अगर देखा जाए ना माइनस साइन के साथ, ये इंटायरली जो है दिस इज बीइंग नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दिस इज गिविंग यू कि आपके पास इंटेंसिटी को इक्वेट कर रहा है. ठीक है. बस ये डायपोल फिर अगले उसमें देखेंगे. एक मिनट देखते हैं, इससे आगे शायद इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उससे आपको थोड़ा इस चीज़ का इंसाइट क्लियर हो जाए. नहीं, ये इसी से रिलेटेड है. और दिस, हाँ ये देखिए, अब आपके पास ड्रिल प्रॉब्लम जो 4.8 है, यहाँ पे आप देखो आपके पास गिवन है v इक्वेशन 60 साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर. अब इसमें देखें बेटा, आपको वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ थीटा भी दिख रही है, इन टर्म्स ऑफ आर भी दिख रही है, बट नो वेरिएशन इन सेंस ऑफ फाई. ठीक है. तो ये चीज आपको फिर अकॉर्डिंगली, अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास है आर, थीटा और फाई तीनों के सेंस में. यू हैव टू डिराइव वीपी एंड देन अकॉर्डिंगली ईपी. देन पार्ट सी में ये चीज देखनी है, डी में और एफ में. अगर आप ए पार्ट को देखते हो तो डेफिनेटली पुटिंग अप द वैल्यू ऑफ, यानी ये जो जनरलाइज्ड पॉइंट, जनरलाइज्ड पोटेंशियल इक्वेशन है, इसको इस पॉइंट पे स्पेसिफाई करोगे फॉर आर वैल्यू ऑफ 3 मीटर्स, थीटा ऑफ 60 डिग्रीज एंड फाई ऑफ 25 डिग्रीज. तो ये आपके पास स्पेसिफिकली वीपी इक्वेट्स टू 5.77 वोल्ट्स. ठीक है. अब उसी अप्रोच की बेसिस पे जो अभी हमने डिराइव किया है, E इज माइनस डेल डॉट वी. अब इसमें देखें, पार्शियल ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू R अलोंग AR 1 ओवर R, ये वही आपके पास जो करस्पॉन्डिंग उसमें सिस्टम में इक्वेशन दी हुई है ना, कि डेल इन दिस सिस्टम इक्वेट्स टू दिस वैल्यू इन दिस सिस्टम, वो सारी डेरिवेशन जहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इज नॉट अ पार्ट, डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स बट एडिशनल उसके तौर पे आप इसको देख लीजिएगा. तो वहां से आपके पास 1 ओवर R पार्शियल ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू थीटा along theta and similarly 1 over r sin theta partial of v with respect to phi along phi. तो वो इक्वेशन ऑफ v आपको यहाँ पे गिवन है. अब इसको वंस विद रिस्पेक्ट टू r जो है डेरिवेट कर लो, वंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो, और जाहिर बात है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ v phi कैन बी सीन. सो वो चीज आपके पास जीरो को इक्वेट कर रही है, जीरो जो आपको दिख रहा है. जब उसको सॉल्व करते हैं so this is giving you this partial value along AR and this partial value along theta. तो ये चीज आपके पास देखें, आपके पास डिफरेंट देखें, वही वाली बात, वोल्ट्स पर मीटर या वोल्ट्स अकॉर्डिंगली आपके पास इक्वेट कर रहा है वैल्यू ऑफ V पर मीटर. तो वो आपके पास, यानी आपके पास जब पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सर्टन, जैसे मैंने बात की है ना कि विद रिस्पेक्ट टू सर्टन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जब वो डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर लेते हो, जो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट वैल्यू में भी हो सकता है, टू ऑफ द कोऑर्डिनेट या ऑल टुगेदर तीनों साइड्स पे भी हो सकता है. बाज़ औक़ात आपको इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाई भी दिखेगी, ये ज़रूरी नहीं है. जैसे हमारे जनरल एग्जांपल में जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, सिर्फ आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर दिख रही थी. इस इक्वेशन में, इस एग्जांपल में आपको इक्वेशन ऑफ जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर अलोंग विद थीटा दिख रही है, बाद में आपको अलोंग विद फाई भी दिखेगी, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ऑल थ्री एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. सो दिस इक्वेट्स टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्ट्स पर मीटर. तो जो पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग बिहेवियर है, जब उसको आप किसी पार्टिकुलराइज डायरेक्शन में, किसी भी पार्टिकुलराइज उसमें सेंस में, ठीक है, इस सर्टन एक्सिस में डिफाइन कर लेते हो, तो वो अकॉर्डिंगली आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है, दिस वैल्यू ऑफ ई या पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको वही इनसाइड दे रहा होता है. ठीक है. देन
मतलब इन्होंने सी डी बीच में नहीं सॉल्व किया, डायरेक्ट ई पे गए हैं क्योंकि वो शॉर्ट था, दैट्स वाई उसको ई की तो बेसिस पे वो कर रहे हैं। मैक्सिमिलिकेशन में आपके पास आया था रो वी इज डेल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी, ठीक है। तो उस सेंस में एप्सिलॉन नॉट ई इन्होंने पहले किया हुआ है तो उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें और उस सेंस में अकॉर्डिंगली आपके पास ये वैल्यू ऑफ रो वी आ रहा है जिसे डेल ऑफ डी भी कह रहे हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंगली वी ए आपको क्या हो रहा है, ये तो मुझे यहाँ पे कुछ मिक्स दिख रहा है, नहीं ये चीज़ आपने यहाँ पे वो नहीं करनी, ये मतलब दिस इज यहाँ पे इस चीज़ को ना देखें। पार्ट बी में देखें R2 इज दिस वैल्यू और R2 माइनस R1 इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ दिस। R2 माइनस R1, R2 आपके पास ये है, R1 आपको कहाँ से आ रहा है, R1 कहाँ से ये वो कर रहे हैं, यहाँ से तो इन्होंने बीच में मेरे हाथ से कुछ डंडी मारी हुई है। दिस इज 4-8 and this is, एक मिनट में नीचे जाऊं, नहीं ये तो इसी का है वो है, लेकिन मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि इसमें आपके पास R2 तो चले ये है, इन्होंने एक मिनट में डाटा में फिर से जाती हूँ। आपके पास ए ये है, बी ये है, सी जो है, अच्छा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ठीक है, और ए एन जो है वो ये है, ई ये तो डिराइव हो गया है। ये आप पार्ट सी को करना चाह रहे हैं या किसको करना चाह रहे हैं, ए बी तो ये सॉल्व हो गए हैं ना, ठीक है। और फिर डी ई किया है इन्होंने, अब सी करना चाह रहे हैं, नहीं बी यहाँ पे, फिर ये किसी और क्वेश्चन का पार्ट है, अच्छा ये इसका नहीं है। बीच में पेज स्किप है मैम, हाँ ना 35 वही कह रही हूँ ना, 36 मैं वाला यही जो वो हो रही हूँ कि इसमें बीच में कुछ है कि कुछ वो किया हुआ है, क्योंकि इसमें तो सिंपली आपके पास क्या होगा, सी आपका मैम क्या, वो पेज आगे पीछे और 48 के बाद मैम एक पेज आगे आए तो उसके बाद अच्छा 49 है, वो दूसरा प्रॉब्लम है 4.10 है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इसका है पार्ट है ना, ये तो कोई 4.10 है, ये इसका हिस्सा था जो हम लोग देख रहे थे ना, वो इसके पार्ट को बिलोंग कर रहा था, R2 R1 जो था हम जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इसका डिटेल से आगे जाके वो नहीं किया हुआ। नुमान बेटा ये क्यों रह गया है, वही वाली बात है कि आप भी वो होना बाज़ औक़ात बंदा हो जाता है, स्किप हो जाता है मैम स्कैनिंग इसको में फिर, मसला बस आ हाँ गया हो। देख लें, अच्छा बेटा इसको देख लेना है, इसको दोबारा से इस पेज को वो कर दें, अपलोड कर दें कि वो ना हो, क्योंकि इसके पार्ट सी और डी रह गए हैं ना, सी और डी, हाँ ठीक है। मतलब ये तो अगर आप देखें आपके पास ये चीज़ जब डिफाइन हो जाएगी तो फिर यूनिट वेक्टर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो आप ले लोगे, बिकॉज दिस करस्पॉन्ड्स टू ए एन, ए विद सबस्क्रिप्ट एन, यानी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन में आपके पास जो यूनिट वेक्टर है एट पॉइंट पी, मीनिंग आपकी यही सारी पॉइंट पी पे सारे कुछ देखना है, पार्ट सी के लिए भी पार्ट डी के लिए भी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन वो पार्ट्स मेरे ख्याल से बहुत जिसको कहते हैं ना इजी वो थे, इस वजह से इन्होंने जो है आउट ऑफ ऑर्डर सफल करके आगे किए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। जो डी वी बाई डी एन है या ए एन है, यानी इसी डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर आ रहा होगा, देख लें आप लोग है इसमें है या नहीं, फिर इसको मैं सॉल्व करूं। एक और चीज़, हाँ वो वाले क्वेश्चन उसका भी मैं आपको ज्योमेट्री सॉल्व वो करूंगी, सॉल्व करूंगी। अब ये देखें इसमें भी आपके पास 4.10 में अगर देखते हैं पॉइंट चार्ज ऑफ 3 मिली कूलम माइक्रोकूलम और माइनस, नहीं ये डायपोल से रिलेटेड है, ये डायपोल है, इसको डायपोल में ही देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस ऑफ क्यू ऑल टुगेदर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जब डायपोल करेंगे या उससे रिलेट कर रहा है उसके साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज पॉइंट, ठीक है, डी इज दिस वन, वी इज टू बी डिराइव्ड, पी ए इज दिस, पी बी सी डी, मतलब 4 डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, ये भी उसी से रिलेट कर रहा है, ये भी डायपोल से वो है रिलेटेड है, इसको भी फिर वहीं पे वो करेंगे। ये क्यों आगे नहीं जा रहा, अच्छा ख़त्म हो गया यहाँ पे, है नुमान बेटा,
मैं भी आज नोट्स नहीं लाई ना। मैंने देखी है, लेकिन यहाँ पे तो ये पेज फिर आगे पीछे हुए, नोट्स में ही मसला है। नहीं हुआ बच्चे, हाँ बिल्कुल नहीं, ये इसमें से सी और हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा सी और बी पार्ट मैम skip किए हुए। मैम सॉल्व सारा हुआ है, सिर्फ पेजेस आगे पीछे हैं। सॉल्व सारा है, लेकिन फिर आमना मुझे क्यों इसमें वो हो रही है, देखे ना। अब ये कौन से उसका वो है, हमारा पार्ट मैम सी और डी जो था वो किधर गया। मैम सी और डी तो इधर मिसिंग है, लेकिन ई पार्ट सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद मैम पेज नंबर 51 है, लेकिन उसके आगे आप जाए ना, एक पेज 2 पेजेस आगे जाए तो 49 पे पहले 4.10 सॉल्व हुआ है, और फिर हाँ वो आगे खत्म होकर 4.9 जो है उसका जो फर्दर पार्ट है ना, वो 48 के आगे है, 51 हाँ पे सारा बिल्कुल सॉल्व हुआ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, यही मैंने कहा ना कि 4.9 के जो पार्ट जो हम लोग वो सी में मिक्स कर रहे थे ना, ये वाला, ये उसका हिस्सा है। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं, गलत हो गई फिर से, ये ठीक है, ये वाला जो है ना वो आपके पास 4.9 का वो दिख रहा है आपको। ठीक है, उसका मतलब पार्ट ए बी सी आपको दिख रहे हैं, और ये जो 4.10 है ये आपको यहाँ पे मतलब ये 4.10 अलॉन्ग विथ 4.10 आपका सिक्वेंशियल उसमें दिख रहा है। ठीक है, 4.10 ये आपके पास डाउनवर्ड यहाँ तक आपके पास सारा सॉल्व है, लेकिन ये डायपोल से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको डायपोल में ही देखेंगे, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट सेंसेस ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आपको दिख रहे हैं जो कि डायपोल बनाते हैं। ठीक है, इसको खैर है मैं भी देख लूँगी ना, बाज़ औक़ात वो हो जाता है। ठीक है रमान, बस खैर है बेटा, इतना वो ना हो, कोई मसला नहीं है। अपने फेवर के साथ अगर बंदे से थोड़ा वो भी हो जाता है कोई इशू तो नहीं है, ह्यूमनली मिस्टेक्स इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है बेटा, बस इसका डायपोल छोड़ के बाकी ये हो गया है, तो डायपोल और डायपोल से रिलेटेड वो, और इसको मैं देख लूँगी जो पार्ट सी और डी है, इसको मैं अपने नोट्स की उसमें चेक करती हूँ, आज मैं नहीं लाई तो मैं फिर क्लास के बाद आपको वीकेंड पे देखती हूँ वो कर दूँगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीवन, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लें प्लीज़। एनीवन, क्लियर है। यस मैम। चलें चलें देन, टेक केयर यू ऑल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।